लिंगला पास बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है। इसको गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया 2021 में। 2022 में इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। काम करने की क्षमता वहाँ कम हो जाती है बिकॉज ऑक्सीजन कम होता है। और जैसे आप स्टारबक्स में जाते हैं या कैफे कॉफी में जाते हैं तो आपको कॉफी के फ्लेवर्स हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन के भी फ्लेवर्स हैं। नहीं सर, यू गॉट फ्लेवर्ड ऑक्सीजन ओवर देयर दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू एनी विजिटर गोइंग ओवर अच्छा देयर। फ्री ऑफ कॉस्ट आल्सो। That is for the border routes organization contribution to the nation and to the tourists which are going there. So हमें वो इंटरव्यू बीच में रोकना पड़ा and I had to take him into my vehicle हीटर ऑन करके फिर मैं थोड़ा बेस तक लाया, 500 मीटर नीचे लाया कभी, फिर आधे घंटे फिर ऊपर आया। सो हमारा इंटरव्यू 2-3 फेज में ऐसे हुआ। 10 किलोमीटर जो टॉप मोस्ट पोर्शन है वो पूरा पोर्शन 18,000 फीट से हुआ। वो टफेस्ट पोर्शन है जो सबसे मुश्किल होता है। 1 साल 1.5 साल प्लानिंग आपको हर साल करनी है अगले समर में काम करने के लिए। तो अगर हमें इस महीने काम करना है समर्स में तो उसकी प्लानिंग पिछले साल से शुरू हो जाती है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन विमेन एम्पावरमेंट में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और मेरे को बहुत ही गर्व महसूस होता है ये बताते हैं कि आज भी उस जगह पे एक विमेन ऑफिसर हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कमांडिंग ऑफिसर। तो अभी कर्नल कॉनन डोमिंग जो कि अरुणाचल प्रदेश की पहली विमेन ऑफिसर हैं जो कर्नल है, वो वहाँ पे कमांड कर रही है और उनके अंतर्गत ये की जो रोड है ये मेंटेन होती है। हिंदुस्तान की जनता, जेके सुपर पॉडकास्ट के एक और कमाल के एपिसोड में आपका स्वागत है। आप गाड़ियां चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, एक से एक एक्सप्रेस वे पे चलाते होंगे, एक से एक मक्खन जैसी सड़कों पे चलाते होंगे। बहुत ही प्यारी प्यारी सड़कें हिंदुस्तान के अंदर बन गई, एक्सप्रेसवेज बन गए, हाईवेज बन गए। लेकिन कुछ ऐसी सड़कें हैं जो मक्खन तो हैं, जो बहुत अच्छी तो हैं, बहुत स्मूथ तो हैं, लेकिन उनको बनाना किसी भी नॉर्मल सड़क बनाने वाला काम नहीं है। उनमें से एक ऐसा प्रोजेक्ट हिंदुस्तान का जिसके बारे में आपका जानना ज़रूरी है, मेरा बताना ज़रूरी है। उस प्रोजेक्ट का नाम है लिंगला पास। बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है। और आज उस प्रोजेक्ट के एक वन ऑफ द हीरोज हमारे साथ बैठे हुए हैं जिनका नाम है कर्नल हेमंत कुमार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे हैं सर? ऑल गुड, बिल्कुल बढ़िया। क्या चल रहा है सर? बढ़िया, लाइफ इज गुड, Life is फर्स्ट good. क्लास एंड आई एम गेटिंग टू डू व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू। जी, आई एम पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी ऑफ दैट। लवली सर, लवली। सर अपने बारे में कुछ बताएं कि कहाँ से आते हैं, क्या आपका बैकग्राउंड रहा है और कहाँ पे आजकल सर्व कर रहे हैं? आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन सिटीजन। आई बिलोंग टू देहरादून एंड आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम सैनिक स्कूल। सो शुरू से ही एक ये जज्बा रहा था आर्मी ज्वाइन करने का एंड गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड सो आई कुड डू दैट। एंड करेंटली आई एम वर्किंग विद the most premier organization, infrastructure organization of India, that is Border Roads Organization, as colonel, and I finished my command as commander BRTF और अभी मैं commander School of Highway Engineering कर रहा हूँ at पुणे। कमांडर स्कूल ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। जी सर ये क्या है? ये जितने भी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर्स हैं, हाँ। उनका ऑफिसर्स का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। हाँ, सो जितने भी ऑफिसर्स बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं उनको वेरियस फैसेट्स पे ट्रेन करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है। इट इज़ दैट। जितने भी ऑफिसर्स बॉर्डर रोड्स के लिए आ रहे हैं उनको डिफरेंट फैसेट्स पर ट्रेन किया जा रहा है। हाँ जी। सर एक दो फैसेट्स अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, एक दो अगर आप मुझे एग्जांपल के तौर पे बता दें कि क्या क्या तरह के फैसेट्स होते हैं जिनके बारे में ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी नए यंग ऑफिसर्स आते हैं उनको ट्रेन करने के लिए कोर्सेज किए जाते हैं जस्ट टू गेट देम इन ट्यून्ड विद ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स क्या हैं, कैसे वर्क करना है, एंड स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पे कैसे उनको ब्रश अप करना है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे कैसे बैकग्राउंड करना है, उस टाइप से चीज़ें। एंड इफ समबडी इज गोइंग फॉर सम पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट, जैसे कोई अगर टास्क फोर्स कमांडर के अपॉइंटमेंट पे जाने वाला है तो उसको अपॉइंटमेंट पे जाने से पहले एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया जाता है। अच्छा, ताकि जब वो अपने काम पे जाए तो उस काम में पूरा ढंग से काम कर सके और अपना बेस्ट आउटपुट वहाँ दे सके। उस तरह से कोर्सेज होते हैं। तो मतलब टेक्निकली साउंड तो हो ही जाए, मेंटालिटी वाइज भी वो ऑन द पे सेम पेज पे आ जाए कि जो एटीट्यूड चाहिए उसको अकम्प्लिश करने के लिए वो सब की ट्रेनिंग। बिल्कुल। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं सर उस प्रोजेक्ट की जिसके लिए आप यहाँ हैं, उस आइकॉनिक प्रोजेक्ट की सर, लिंगला पास। सर कुछ बताएं लिंगला पास के बारे में। शुरुआत करते हैं कि कब पास हुआ, क्या किस प्रोसीजर से गुजरा, कब सैंक्शन हुआ, इससे शुरुआत करते हैं सर। तो यहाँ से बताइए कहानी कहाँ से शुरू होती है। बिफोर प्रोजेक्ट पे बताने से पहले मुझे उस जगह के बारे में बताना ज़रूरी है जी कि सर। है क्या लिंगला। एक्चुअली जब आप लद्दाख के बारे में सुनते हैं, लद्दाख एवरीबडी नोज दैट इंडिया का सबसे ऊंचा एरिया है। तो लद्दाख में ईस्टर्न लद्दाख में एक जगह है, जैसे जब हम
अगर साउथ एरिया से लद्दाख के जाना शुरू करें तो सबसे पहले पीर पंजाल रेंजेस क्रॉस होते हैं, हिमालयन रेंजेस क्रॉस होते हैं, जहाँ पे अटल टनल बनी है, पीर पंजाल रेंजेस। हाँ, हिमालयन रेंजेस पर अटल टनल बनी है। हाँ। उसके आगे जब आप पहुँचते हैं तब लद्दाख रेंजेस हैं, उसके आगे कैलाश रेंजेस आ जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो लद्दाख रेंजेस में एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेंजेस इज़ देयर, जहाँ पे ये उमलिंगला पास है। एक रोड बनाई गई है जो कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस को कनेक्ट करती है। ठीक है। उसमें सबसे हाईएस्ट जो पास है वो उमलिंगला पास है, जो कि 19,024 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और कितने किलोमीटर का पास है सर ये जो रोड है टोटल करीब 52 किलोमीटर की है। और जो पास है वो जो टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द पहाड़ का जो है वो करीबन 800 से 900 मीटर का एक एरिया है, जिसके बाद फिर से स्लोप आगे शुरू हो जाता है। और इसको इंडिया की या वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहते हैं सर? हाँ, ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है जो कि 19,024 फीट पे स्थित है। और ये सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया 2021 में, और 2022 में इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। तो 2 रिकॉर्ड इंडिया को मिले इस रोड की वजह से। और आज इंडिया प्राउडली ये बोल सकता है कि पूरे दुनिया की सबसे ऊंची रोड जो है वो भारत में स्थित है। मोटरेबल रोड जहाँ गाड़ी चल सकती है। अब गाड़ी चल सकती है और कैसी गाड़ी चल सकती है और कौन कौन सी गाड़ी चल सकती है, इस बारे में बात करेंगे सर से, क्योंकि आप जानिए इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। सर आप मुझे बता रहे थे कि उमलिंगला पास पे एक बहुत ही आइकॉनिक गाड़ी चलाई गई, वो कहानी सुनाइए सर। एक्चुअली जब ये पास बना और इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, तो पहले जैसे ये ट्रैक होता था, उसके बाद इसको रोड बनाया गया। तो सडनली जैसे इसके वीडियोज़ यूट्यूब पे आने शुरू हुए, पूरे वर्ल्ड वाइड में वीडियोस पॉपुलर होने शुरू हुए। फिर यहाँ पे बाइकर्स के ग्रुप्स आने, बिकॉज पहले ये रोड एक्सेसिबल नहीं थी। लोग आना तो चाहते होंगे बट एक्सेसिबल नहीं थी। एंड एज यू नो कि रोड ही है जो एक जगह की तरक्की को आगे ले जाती है। बिल्कुल। तो फिर बाइकर्स आना शुरू हुए और वहाँ पे 4 व्हीलर्स के जो ग्रुप्स होते हैं वो आना शुरू हुए। तो उसकी रोड की जो पॉपुलैरिटी है वो सडनली बढ़ गई काफ़ी। अच्छा। देन इनफैक्ट इस रोड को और पॉपुलर करने के लिए हमने वहाँ पे एक ऑक्सीजन कैफ़े बनाया। ऑक्सीजन कैफ़े? यस। वो क्या हुआ सर? ऑक्सीजन कैफ़े एक बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ है इस जगह की, बिकॉज इस जगह पे एज यू नो कि लद्दाख में इस जगह पे 60% ऑक्सीजन की कमी होती है। मतलब यहाँ पे अगर जितनी ऑक्सीजन है उसकी 40% ऑक्सीजन ही वहाँ पे अवेलेबल है। अगर यहाँ 100 की मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिल रही है तो वहाँ 40 में ही मिलेगी। 40 में ही मिलेगी। तो सर ये तो बहुत ही एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही टफ एक्सपीरियंस होगा। यस, बहुत टफ एक्सपीरियंस होता है और उस कारण काफ़ी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है और कई लोग बीमार पड़ जाते हैं उसकी वजह से, बिकॉज ऑक्सीजन कम है। उससे आपका बीपी फ्लक्चुएट होता है और आपका ब्लड प्रेशर एग्जिट हो सकता है, नोज ब्लीड्स हो सकते हैं, आपको चक्कर आ सकता है, गिर सकते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। स्पेशली जो टूरिस्ट आते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो स्पेशली टूरिस्ट और जो सिविलियंस वहाँ पे आते हैं उनके लिए बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऑक्सीजन कैफ़े वहाँ पे बनाया ताकि जो भी आए वहाँ पे वो अच्छी वहाँ पे वाइब्स ले, फोटोज भी अच्छे खींचे और एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जाए। और अगर किसी को खुदा न खास्ता इस दौरान कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है तो वो वहाँ पे ऑक्सीजन भी लेके जा सके। तो मतलब ऑक्सीजन कैफे में ऑक्सीजन अवेलेबल है? ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है। आप जाएं, हाँ। कॉफी जिस तरह आप किसी कैफे में खरीदते हैं, हाँ। आप ऑक्सीजन खरीदें। कॉफ़ी भी मिलती है वहाँ पे। अच्छा, कॉफ़ी का कैफ़े भी है, कॉफ़ी और स्नैक्स भी है। हाँ। और ऑक्सीजन कैफ़े भी है। हाँ। और अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑक्सीजन कैफ़े भी अभी हम वहाँ पे करने वाले हैं, तो वो भी शायद हमको अवार्ड जल्दी ही मिलेगा उसमें। दैट ऑल्सो वी आर ट्राइंग फॉर दैट। मैंने कभी वो एक से एक कैफेज में गया हूँ मैं, लेकिन ऑक्सीजन कैफे नहीं सुना था कि कॉफ़ी लें साथ में ऑक्सीजन लें। क्या बात है सर। और जैसे आप स्टारबक्स में जाते हैं या कैफ़े कॉफ़ी में जाते हैं तो आपको कॉफ़ी के फ्लेवर्स हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन के भी फ्लेवर्स हैं। नहीं सर, यू गॉट फ्लेवर्ड ऑक्सीजन ओवर देयर। फ्लेवर्ड ऑक्सीजन? यस, फ्लेवर्ड ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं तो उसमें ट्यूब्स होती है। फ्लेवर्ड ऑक्सीजन में फ्लेवर्स अवेलेबल है सर? बेसिक नॉर्मल फ्लेवर्स होते हैं, बेसिकली वो सेंटेड फ्लेवर्स होते हैं, बट यू कैन पुट दैट। एंड हमारे 4 वहाँ पे ऑक्सीजन इंसिनेटर्स लगे हुए हैं, तो वी गेट 4 डिफरेंट फ्लेवर्स ओवर देयर एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू एनी विजिटर गोइंग ओवर देयर। फ्री ऑफ कॉस्ट आल्सो? दैट इज फॉर द बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूशन टू द नेशन एंड टू द टूरिस्ट व्हिच आर गोइंग देयर। बनाइए ट्रिप बनाइए आप उमलिंगला पास का, बहुत ही खूबसूरत सर। सर क्या खास बात है इस रोड की स्ट्रैटेजिकली, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रैटेजिकली? चलिए सर, उससे पहले यहाँ आते हैं कि पहले क्या था यहाँ पे, जब यहाँ पे ये रोड नहीं थी तो क्या था सर? और आप जब पहली बार यहाँ गए उस एक्सपीरियंस पे चलते हैं, तो क्या होता है सर पहली बार जब आप आते हैं? जब मैं पहली बार उस जगह पे गया था, बिकॉज व्हेन आई वाज असाइन्ड टू दिस टास्क दैट यस ये रोड बननी है, तो एज ए रिकॉनेसेंस करने के लिए मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पे गया। वहाँ पे पहले भी एक आरसीसी थी, काम कर रहे थे, बट आई वाज सेंट विद अ स्पेसिफिक टास्क दैट ये रोड पूरी ब्लैक टॉप करनी है। सर आरसीसी का मतलब एक बार समझा देंगे? हाँ, आरसीसी मतलब रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी। अच्छा। वहाँ पे एक वो रोड बना रही थी वहाँ पे?
हाँ, बिकॉज रोड के काम थोड़े बहुत चल रहे थे, हाँ। थोड़े बहुत बचे थे, वो फिनिश करने के लिए हम गए थे वहाँ पे। एंड उसमें वहाँ पे जब रोड नहीं थी तो खाली फॉर्मेशन कट हो रखा था, बैरन लैंड था, एंड आपको वहाँ से दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिखती हैं। बट जैसे ही आप उतनी हाइट पे पहुँचते हैं तो आपको अपने आप ही एक पेट्रोटिक फीलिंग आ जाती है, बिकॉज आपको पता चलता है कि यस, मेरे देश में इतनी सुंदर एक जगह है हाँ। और इतनी हाईएस्ट लोकेशन पे जगह है, और अगर इसके पार से रोड जाए, हाँ। बट देन फिर आपको ये भी पता चलता है कि उसके आगे भी हमारे कुछ दूर दराज ऐसे लोकेशंस हैं जो अभी तक कनेक्टेड नहीं हैं, जहाँ सड़कें पहुँची ही नहीं। जहाँ सड़कें पहुँचे ही नहीं थी। हाँ। तो जब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये रोड बनाई, तब उसके आगे के जो दूर दराज इलाके हैं, जो गांव हैं, वो कनेक्ट हुए और उनको इतना बेनिफिट मिला। मतलब आपने मुझसे पूछा है तो इसकी मैं ये इसी के साथ एक चीज़ कनेक्ट करना चाहूँ कि इफेक्ट क्या हुआ उससे। बताइए सर कि क्या इस रोड के वहाँ बन जाने के बाद वहाँ के लोकल लोगों पे क्या असर पड़ा, किस तरह से उनकी सिचुएशन बदली, हालात बदले, वो बताइए सर थोड़ा। और कोई अगर ऐसा एनेक्डोटल किस्सा हो आपके पास अपनी ज़िंदगी में जो आपने महसूस किया हो या किसी लोकल ने आपको बताया हो सर, वो ज़रूर बताइएगा। इसके लिए मुझे रिलेट करना पड़ेगा हमारी जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, हमारे जो रिस्पेक्टेड डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी। वो खुद 2021 में ये रोड में हमारा जो काम चल रहा था देखने आए थे, और वो खुद 19,000 फीट तक आए हमारे साथ, वहाँ तक गए और हमारा काम सारा देख रहे थे। तो चूंकि जब वो आए तो वहाँ के जो लोकल विलेज हेडमैन हैं उनको हाँ। गांव बूढ़ा कहते हैं वहाँ पे, गाँव बूढ़ा। गांव बूढ़ा। गाँव बूढ़ा। अच्छा। तो गांव बूढ़े जो थे, जो उस लोग के जो गांव में आज तक कनेक्टेड नहीं थे, हाँ। जब उन्होंने देखा कि इतनी अच्छी रोड बन गई है और यहाँ पे अभी कनेक्शन होने वाली है, तो वो खुद हमारे डीजीवीआर साहब से मिलने आए थे वहाँ हाँ। पे, और वो जैसे उनको फेलिसिटेट कर रहे थे, हाँ। उनको बताने के लिए कि हाँ सर बहुत अच्छी रोड बन गई। तो उनके जो गाँव बूढ़े थे सरपंच, तो उन्होंने खुद बताया कि साहब ये जो आपने गाँव कनेक्ट कर दिया, ये मैं अपने बचपन से यहीं पे हूँ, हाँ। और तब से हम यहाँ पे घोड़े पे जाया करते थे और मैं 2 से 3 दिन लगते थे अपने गांव तक पहुंचने में। हाँ, वहाँ से जो हमने 2 लोकेशंस कनेक्ट की, उनको कनेक्ट करने के लिए 2 से 3 दिन का समय लगता था उनको। एंड उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके बच्चे कभी नॉर्मल सरकारी प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ पाएंगे या कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तो टाइम पे पहुँच पाएंगे, बिकॉज वो सोचते थे यही हमारा फ्यूचर है और हमें ऐसे ही रहना है। हाँ। लेकिन जब से रोड आई तो वो उनके दिल में एक इच्छा है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बिकॉज जो नियरेस्ट लोकेशन है जहाँ पे स्कूल प्राइमरी स्कूल्स हैं वो उसके बेस पे स्थित है, तो वहाँ तक अब वो आते हैं, अब उनको बच्चों को पढ़ाने की सुविधा मिल गई है। और जो एक गांव में जो भारत की सरकार एक मूलभूत सुविधाएं देना चाहती है, वो सुविधाएं उनको प्राप्त हो सकती हैं। हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वहाँ उनको एक्सेसिबिलिटी मिल गई उनकी वजह से, और प्लस इस रोड की वजह से टूरिज्म इतना बढ़ गया उस जगह पे। टूरिज्म आने से आपको पता है कि इकोनॉमी उस जगह की बढ़ती है। उस जगह पे होम स्टेज अब बनने शुरू हो गए हैं, जहाँ पे बैरन लैंड होता था, जिन बेसिस पे वहाँ होम स्टेज बन रहे हैं। अच्छा, अब लोगों ने वहाँ बिजनेस चालू कर दिया कि आप आइए हमारे होम स्टे में रुकिए, बिल्कुल सही, आराम से एक्सप्लोर करिए जगह को। और बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी तो पहले भी थी, बट उस नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करने के लिए टूरिस्ट को वहाँ पहुँचना है, और कोई सुविधा नहीं थी टूरिस्ट की, कोई सुविधा नहीं थी पहुँचने की ना रहने की। तो जब टूरिस्ट आना शुरू हुए तभी उस जगह की इकोनॉमी को भी इतना बूस्ट मिला है। अब आप ये भी मानना चाहें कि इस रोड की और इस इकोनॉमी के बढ़ने की वजह से आप एक और चीज़ समझें कि इंडिया का जो सबसे पहला डार्क स्काई रिजर्व है वो भी उस जगह पे आ रहा है। अगर आप पढ़ेंगे नेट पे, हानले एक लोकेशन है जहाँ पे इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इज कमिंग, सो दैट इज ऑल कमिंग बिकॉज इकोनॉमी जो जगह की है वो बूस्ट हो गई इस जगह की, इस रोड की जगह है सर जहाँ से हम स्काई को ऑब्जर्व करते हैं, स्टार्स को देखते हैं। हानले से वो जो डार्क स्काई रिजर्व है वो शिफ्ट हो रहा है वहाँ से। हाँ नहीं, डार्क स्काई रिजर्व वहीं आ रहा है, बट इट ऑल इज हैपनिंग बिकॉज टूरिस्ट आर कमिंग टू दैट लोकेशन। अच्छा, अब उमलिंगला में टूरिस्ट आ रहे हैं तो वो बाकी सब जगह भी घूमते हैं, तो उससे टूरिज्म की वजह से इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। एंड ऑल्सो दे नाउ दे स्टार्ट सीइंग दैट डार्क स्काई रिजर्व ऑल्सो, सो मतलब एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। इकोनॉमी बूस्ट होती है, लोकल्स को फायदा होता है, तो इट इज अफेक्टिंग दैट नेशन। वाओ सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब उमलिंगला पास की हाइट, आपने मुझे, जब मैं आपसे रिसर्च कर रहा था इस बारे में, तो आपने मुझे बताया था कि ये एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट जो कि इतना ऊंचा पहाड़ है, उसके बेस कैंप से भी ऊपर आपने रोड बनाई। सर क्या होता है जब इस जगह पे रोड बनाने कोई इंसान जाता है, उस इंसान की बॉडी पे क्या फ़र्क पड़ता है, उस इंसान की मेंटालिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, किन चीज़ों से वो इंसान गुजरता है? सर आपने एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज जब हम बाकी किसी जगह पे काम करते हैं, रोड्स अगर बाकी जगहों पे भी बनती हैं तो वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड का ऐसा इफेक्ट नहीं होता। ये जो जगह है ये दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक है। 19,024 फीट पे जब हम खड़े होते हैं, सो इट इज़ हायर देन द एवरेस्ट बेस कैंप विच इज़ समवेयर नियर 18,000 फीट पे है। उससे भी तो उससे भी 1,024 फीट ऊंचाई पे जगह है।
और इस जगह पे जब बंदा खड़ा होता है तो इस जगह पे विंड चिल फैक्टर बहुत ज़्यादा है। विंड चिल, हाँ, मतलब ठंडी हवा। ठंडी हवा बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। और इस कारण क्या होता है, अगर आप ज़्यादा देर वहाँ पे रहें या आप अनप्रोटेक्टेड रहें तो आपको चिल ब्लेन्स हो सकते हैं, जो एक बीमारी होती है। फ्रॉस्ट बाइट्स हो सकते हैं। सर चिल ब्लेन्स क्या हो गया? चिल ब्लेन्स क्या होते हैं कि जैसे फ्रॉस्ट बाइट होता है कि जैसे आपकी उंगलियां अगर अभी अनकवर्ड हैं हाँ। तो वो बिल्कुल ठंडी हो सकती हैं, सिकुड़ सकती हैं, हाँ। ब्लड फ्रीज हो जाता है उनमें। हाँ। और फिर ऐसा भी अगर बहुत ज़्यादा हाइट हो जाए तो उनको काटना भी पड़ सकता है, ऐसी फैक्टर होती है। हाँ। आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है बिकॉज आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है ब्लड सारी जगह पहुंचाने के लिए। आपको डिजीनेस होती है और अगर वो ज़्यादा काम करें, ड्राइनेस की वजह से नोज़ ब्लीड्स होते हैं तो आपको नोज़ ब्लीड्स को कवर करना पड़ता है। आपकी जो खाना खाने की जो इच्छा है, भूख की जो क्षमता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मुझे तो जाना चाहिए सर फिर। हाँ, लेकिन आपको कैलोरीफिक डाइट बहुत ज़्यादा चाहिए बिकॉज आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। कौन सी डाइट सर? कैलोरीफिक डाइट चाहिए, अच्छा। ज़्यादा हाई कैलोरीज डाइट हाँ, चाहिए। हाँ। और ऑक्सीजन की कमी है तो जितना काम आप यहाँ कर सकते हैं उसका 40% काम ही, ह्यूमन एफिशिएंसी ऑल्सो डिक्रीजेस। और ये काम करने की क्षमता वहाँ कम हो जाती है बिकॉज ऑक्सीजन कम है। आपके जैसे फिटनेस लेवल का आदमी भी, जी जिसकी फिटनेस लेवल प्रीटी मच ऑन पॉइंट है, जी, उस आदमी को भी वहाँ पहुँच के 40% पे ही ऑपरेट कर पाएगा। 40% पे ही ऑपरेट करना है। एंड वहाँ फटीग इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको 3-4 घंटे से ज़्यादा काम करना किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। तो हम एंड तो दैट टू इफ इट इज़ अ गुड वेदर। अगर बैड वेदर है तो खड़े नहीं रह सकते वहाँ पे बिकॉज इट विल बी वेरी वेरी कोल्ड ओवर देयर। मैं तो सर प्लेन्स में 3 घंटे काम करता हूँ, तो वहाँ तो मुझे लगता नहीं कि मैं 5-7 मिनट भी काम कर पाऊंगा। इनफैक्ट जो आप बता रहे हैं उसका मैं एक एग्जांपल अभी बताना चाहूँगा। जैसे जब ये रोड बन गई थी और इसकी जो फेम थी पूरी दुनिया में जब फैल रही थी, तो ऑटो कार इंडिया से एक रिक्वेस्ट आया था बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के पास दैट दे वांटेड टू टेक वन ऑफ देयर लैम्बोर्गिनी एसयूवीज टू दैट लोकेशन। अच्छा, लैम्बोर्गिनी चली हुई है सर उस? हाँ, लैम्बोर्गिनी चली है, लैम्बोर्गिनी यूरुस। एक्चुअली लैम्बोर्गिनी की किस्मत है कि वो उस रोड पे चली हुई है। रोड की किस्मत नहीं है, लैम्बोर्गिनी की किस्मत है। ऑटो कार इंडिया के जो चीफ एडिटर थे वो अपनी पूरी टीम को साथ में लेके आए थे वहाँ पे। हाँ। सो एक तरह से ये उनकी टीम के लिए जो इंटरव्यू था, ये उस मशीन का भी टेस्ट था और हमारी बॉर्डर रोड अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन की बनाई हुई रोड का भी टेस्ट था। हाँ। कि लैम्बोर्गिनी उस रोड की टॉप तक पहुँचनी चाहिए। हाँ। एंड हमें बहुत खुशी हुई ये जान के कि लैम्बोर्गिनी बिल्कुल टॉप तक पहुंची। दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड द रोड क्वालिटी वाज आल्सो टेस्टेड दैट वे। एंड उन्होंने हमारा वहाँ पे एक टॉप पे एक इंटरव्यू चल रहा था इन विच दे वर आस्किंग कि भाई ये रोड कैसे बनी, कैसा है। मैं उसका आपको इंसिडेंट बताना चाहूँगा ये बताने के लिए कि कैसी सिचुएशन है वहाँ पे। अच्छा। ये जो इंटरव्यू हुआ ये अगस्त सितंबर की बात है, जब कि वेदर बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ठीक वेदर है ये? अच्छा वेदर है एंड इट वॉज ब्राइट एंड सनी। एंड ब्राइट एंड सनी इज़ द बेस्ट वेदर विच यू कैन थिंक देयर। एंड जब वो चीफ एडिटर मेरे से इंटरव्यू ले रहे थे वहाँ पे खड़े होके, तो थोड़ी देर में 1-2 मिनट बात करने के बाद उनके मुंह फ्रीज होने शुरू हो गए। मतलब ही कुड नॉट स्पीक जो वो बोल रहे हैं बिकॉज जॉ टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, फ्रीजिंग होना शुरू हो जाती है एंड ही वाज शेकिंग एंड नाक से पानी आने लगता है। सो हमें वो इंटरव्यू बीच में रोकना पड़ा एंड आई हैड टू टेक हिम इनटू माय व्हीकल, हीटर ऑन करके फिर मैं थोड़ा बेस तक लाया, 500-600 मीटर नीचे लाया, कॉफी पी, फिर आधे घंटे फिर ऊपर आए। सो हमारा इंटरव्यू 2-3 फेज़ में ऐसे हुआ वहाँ पे बिकॉज एक बार में बोला नहीं जा रहा था उनसे। इतनी ठंड होती है, अगस्त सितंबर की बात मैं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ विंड चिल फैक्टर। तो आदमी काम कैसे कर रहा है सर वहाँ पे? वो काम कर रहा है मोटिवेशन से और भारत माता की सेवा करने के लिए। अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत मुश्किल है मतलब काम करना। सर एक रेगुलर डे आपसे मैं पूछूं कि किस तरह का रहता है? जब आप उमरिंगला पास का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, एक रेगुलर डे किस तरह का था सर? हमारा रेगुलर डे जनरली शुरू हो जाता था सुबह 4 बजे। 4 बजे? हाँ, बिकॉज क्या है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का जो काम जो चल रहा है, नॉट ओनली दिस, एनी अदर वर्क विच इज़ गोइंग, इट इज़ अ वेरी ग्रेट टीम एफर्ट। 5-6 अलग अलग टीम्स होती हैं जो सड़क बनाने के लिए काम कर रही हैं। अब जैसे अगर सड़क बनाना है, अगर मुझे बिटमिन ले करना है, बिटमिन जो कोलतार होता है जैसे हिंदी में बोलते हैं जी। तो उसको 160 डिग्री टेम्परेचर पे बर्न करना है। 160 डिग्री बर्न करके उसको साइड पे ले जाना है 140 डिग्री टेम्परेचर पे। और अब मानिए कि वहाँ टॉप पे टेम्परेचर आपका 12, 15, 16 डिग्री ऐसा होगा अच्छे वेदर में। हाँ। तो मुझे 140 डिग्री का बिटमिन वहाँ पहुँचाना है। हाँ। तो वो बिटमिन सुबह से गर्म होना है। तो 4-5 बजे एक टीम जो बिटमिन हीटिंग टीम है वो अपना हॉट मिक्स प्लांट होता है हमारा, बड़ा सा प्लांट होता है, काफ़ी बड़ा सा, वो बेस पे होता है, उसमें बिटमिन गर्म करना शुरू करते हैं सुबह 4 बजे। फिर ट्रांसपोर्टेशन टीम 7-8 बजे तक रेडी कर इसको ऊपर ले जाती है एंड देन द वर्क स्टार्ट्स। एंड देन लेइंग टीम ऊपर पहले पहुंची होती है, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो सारी टीम्स एक साथ काम करती हैं एंड देन 4-5 बजे जितना टाइम मिले काम करके देन एवरीबडी इज कमिंग डाउन। सो दे स्टार्ट्स एट 4-5 इन द मॉर्निंग और शाम के 5-6 या कभी कभी 7 भी बजते हैं तब तक लोग नीचे पहुंच पाते हैं। रैप अप। हाँ,
सर 160 डिग्री पे आपने इसको गर्म किया, 140 डिग्री पे आपको इसको वहाँ पहुँचाना है। 140 से 120 या मैक्सिमम 90 तक हमको पहुंचा के उसको ले करना है। अगर उससे टेम्परेचर कम हो गया हाँ। तो वो जो हॉट मिक्स प्लांट का जो मिक्सचर है वो सही ढंग से ले नहीं होगा रोड पे। तो तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ले जाने के लिए कुछ है सर जिसके अंदर लेके जाते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे? हाँ, उसके लिए हमको डंपर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, जिसमें कि हॉट मिक्स प्लांट से डालते हैं एंड देन इट इज़ टेकन। अब जो आप पूछ रहे हैं कि चैलेंजेस, तो ये मल्टीपल चैलेंजेस हैं एंड एवरीथिंग हैज़ टू वर्क लाइक अ क्लॉक वर्क। वो बिटुमेन मिक्स भी बिल्कुल टाइम पे ले जाना है वहाँ पे। अगर वो ज़्यादा ठंडा हो गया तो काम नहीं करेगा, फिर लाओ नीचे, फिर ना लीजिए, फिर वो खाली होकर वेस्ट हो जाएगा, फिर दूसरा नया बिटुमेन मिक्स डलेगा उसमें। अच्छा वो गर्म भी नहीं हो सकता? वो यूज़ नहीं हो सकता, रीयूज़ नहीं हो सकता फिर। हाँ। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट। हाँ। और सेकेंडली जो वहाँ पे टीम है वो भी बिल्कुल करेक्ट रेडी होनी चाहिए। हाँ। सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि टीम एफर्ट है। जो बिटुमेन हीटिंग टीम है वो अलग है, जो ट्रांसपोर्टेशन टीम है वो अलग है, वो रेडी है अपना बिटुमेन डंपर्स लेके। फिर ऊपर लेइंग टीम अलग तैयार खड़ी है, जिसने ले करना है, उसको कॉम्पैक्ट करना है और उसकी कॉम्पैक्शन भी उसी टाइम होनी है। एवरीथिंग हैज़ टू मूव लाइक ए क्लॉक वर्क, एक के बाद एक दूसरा काम होना है बिल्कुल टाइम पे। तब जाके वो उतना प्रोग्रेस हमको मिल पाएगा। और थोड़ा भी अगर आगे पीछे हो गया तो वो उतना डिले है फिर। और इसीलिए मैं समझता हूँ सर, जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि इसी के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जैसी टीम चाहिए जिसका डिसिप्लिन पे कमांड बहुत अच्छा हो। क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं, डिसिप्लिन कितने हैं ये नहीं कह सकते, लोग अपने तरीके से कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम बहुत सी सड़कें बनते हुए देखते हैं, कहीं खोद दी जाती है, बनाई जाती हैं 3-3 साल बाद। इतना डिसिप्लिन, इतनी पंक्चुअलिटी, इतने टफ टेरेन में मेंटेन करना सर, इसके लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जैसी टीम चाहिए सर। जी ठीक कह रहा हूँ सर मैं? जी बिल्कुल। सर आप मुझे एक बात बता रहे थे, बहुत ही खूबसूरत फैक्ट लगा मुझे कि वहाँ पे अगर आप उमलिंगला पास पे खड़े हैं तो टेम्परेचर ड्रॉप यूँ हो सकता है। ठीक बात है सर? ये क्या होता है सर? वो ऐसा होता है कि इतनी हाइट पे जैसे जब हम बेस से ऊपर जाते हैं तो वी जनरली सी द वेदर फोरकास्ट ऑफ द प्रीवियस डे, बिकॉज ऊपर तो इंटरनेट भी नहीं चलता, देयर इज़ नो फोन कनेक्टिविटी देयर, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। सो जब हम बेस पे होते हैं एक दिन पहले हम अदर दिन का वेदर फोरकास्ट चेक करते हैं। कभी कभी बैड डेज होते हैं विच वी नो कि हाँ इस दिन में तो बिल्कुल ही बैड वेदर है, काम नहीं हो सकता। बट गुड डेज में भी माउंटेन्स में, जैसे कि आपको पता है, जब आप कहीं पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं आपको पता है कि वेदर कभी भी ख़राब हो जाता है या क्लाउड्स आ जाते हैं। और वैसे भी 2-2:30 बजे के बाद इन सारे माउंटेन्स में क्लाउड कवर आके बहुत तेज़ हवा चलना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो रोज़? हाँ, ऑलमोस्ट एवरी डे का ही काम होता है। तो आपका जो टाइम, काम करने का जो समय है वहाँ पे हर दिन का, वो भी बहुत लिमिटेड है। आपका 9, 9:30 या करीब 8-9 बजे तक आपको धूप आएगी वहाँ पे, और 2:30-3 बजे को धूप खत्म होना शुरू हो जाएगी। देन द टेम्परेचर विल स्टार्ट डिपिंग वेरी सडनली। और इन बिटवीन अगर क्लाउड कवर आ गया या कभी वेरी फ्रेंटिकली वहाँ पे वेदर ख़राब हो जाता है, तो ख़राब वेदर में फिर आप काम नहीं कर सकते, बिकॉज टेम्परेचर विल डिप डाउन वेरी शार्पली एंड हवा भी बहुत तेज चलना शुरू हो जाती है। सर ऐसा कोई दिन याद आता है आपको जिस दिन आप लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और टेम्परेचर एकदम सडनली भयंकर बदल गया, या बारिश तेज़ हो गई हो और मतलब एकदम समझ ही में नहीं आया कि करें तो करें क्या? ऐसा कुछ याद आता है आपको? ऐसे डेज एक नहीं, ऐसा तो बहुत बार डेज हुए हैं, मतलब ये तो multiple days अनगिनत हैं, मल्टीपल डेज होते हैं। बिकॉज हमारे साथ कई बार ऐसा होता था कि हम प्लान करते थे एंड माई टीम वॉज देयर, हम प्लान करते थे कल जाके ये करना है, बट जब तक ऊपर पहुँचते हैं, रेडी करते हैं, तो वेदर ख़राब हो जाता है। एंड ये जो रोड कंस्ट्रक्शन है इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट्स ए टेक्निकल थिंग, कि जो बिटुमेन मिक्स है ये 10 डिग्री से कम टेम्परेचर पे ले नहीं हो सकता एज़ पर द टेक्निकल पैरामीटर। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा ड्रॉप हो गया या अगर सपोज अगर स्नोफॉल या बारिश शुरू हो गई तो आप बिटुमेन ले नहीं कर सकते, तो भी आपको वापस आना पड़ेगा, बिकॉज गीले में बिटुमेन ले नहीं होता। सो ऐसे बहुत बार डेज होते हैं। तो इसलिए फिर मैं अपनी टीम को बोलता था कि हमारे लिए कोई सैटरडे संडे नहीं होता था वहाँ पे। अच्छा, कोई ऑफ नहीं है? नहीं, हम कर नहीं सकते थे, बिकॉज हमें अपना काम समय पे ख़त्म करना था। बिकॉज हमको टारगेट था कि ये काम अपने समय पे ख़त्म करना है। तो मेरी टीम को निर्देश ये होता था कि जिस दिन भी हमें टेम्परेचर सही मिल गया और वेदर सही मिल गया, विल गो एंड वर्क, और जिस दिन वेदर ख़राब हो वही हमारा संडे। तो हमारा यही होता था। तो हमारे लिए कोई सैटरडे संडे नहीं होता था। अगर संडे को भी वेदर अच्छा है, हमारे पास रिसोर्सेज रेडी हैं, तो वी यूज्ड टू गो एंड स्टार्ट वर्किंग, बिकॉज हम एक भी दिन लूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज एज इट इज़ वहाँ पे प्रोग्रेस बहुत स्लो है एंड एवरी डे इज़ काउंटिंग। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है लिमिटेड वर्किंग सीजन। हाँ, ये आपने मुझे बताया था कि हर 12 महीने आप काम नहीं कर सकते। कब बननी स्टार्ट हुई सर ये रोड? इस रोड की जो प्लानिंग है और इनिशियली जो वर्क शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था करीब 13-14 में, जब बताया गया था। एंड एक्चुअली इस रोड में वर्क इतना डिफिकल्ट था कि ये रोड को 3 भाग में बांटा गया। अगर आप इस रोड को देखते हैं तो जहाँ से चिसुम्बले से हम शुरू करते हैं चढ़ना, वहाँ से ग्रेजुअल क्लाइंब है करीब 20 किलोमीटर का। अच्छा। एंड उसके बाद जो 10 किलोमीटर जो टॉप मोस्ट पोर्शन है वो पूरा पोर्शन 18,000 फीट से ऊपर है। तो वो टफेस्ट पोर्शन है जो सबसे मुश्किल था बनाना।
उसके बाद अगला जो 22 किलोमीटर है दैट इज अगेन ग्रेजुअल डूइंग सम। अच्छा, चढ़ाई और वो हाँ, बना लिया आपने। सबसे टफेस्ट पोर्शन जो जो सेंटर वाला है। हाँ, वो सबसे टफेस्ट पोर्शन जो बिल्कुल टॉप पे था, और वो पूरा का पूरा पोर्शन जो है 18,000 फीट से ऊंचाई पे है। पूरा पोर्शन पूरा 10 किलोमीटर 18,000 फीट से ऊंचाई पे, हाँ। वही टफेस्ट पोर्शन होता था। हाँ। सो ये रोड जो है इसका इनिशियली जब बननी शुरू हुई तो प्रॉब्लम ये आ रही थी, बिकॉज इसमें एक तो सबसे पहले मैं बता दें कि लिमिटेड वर्किंग सीज़न रहता है। जैसे अगर आप इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अगर आप वेदर जो प्रेडिक्शंस होते हैं उनके पूरे साल के वो आप देखेंगे, तो उनका टेम्परेचर एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो 12 महीने में से 6 महीने यहाँ पे बर्फ़बारी होती है। नवंबर से शुरू हो जाएगी, नवंबर दिसंबर, एंड इट कंटिन्यूस टिल मार्च और करीब अप्रैल मिड तक। काम हो ही नहीं सकता। काम नहीं हो सकता बिकॉज स्नोफॉल होएगी, एंड स्नोफॉल ऐसी नहीं, स्नोफॉल काफ़ी हैवी स्नोफॉल होती है, और उस दौरान माइनस में टेम्परेचर रहता है। एंड देन उसके बाद करीबन अप्रैल से मिड में और इधर करीब अक्टूबर तक, मतलब 2 और महीने आपका टेम्परेचर आपका 10 डिग्री से कम रहता है। अगेन उसमें काम बहुत मुश्किल है बिकॉज आप बिटुमेन ले नहीं कर सकते। तो आपको एक तरह से सिर्फ 5 या मैक्सिमम 5.5 महीने का टाइम मिलता है, जो कि आपको मई एंड या जून से लेकर सितंबर एंड या अक्टूबर मिड तक आपको काम करने का समय मिलेगा, जिस दौरान आपको सारा काम फिनिश करना है। सो ये एक बहुत बड़ी पेक्युलैरिटी है जगह कि आपको 5 ही महीने में पूरे साल का काम करना है। सर, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि रोड, अब मैं दिल्ली में हूँ, बॉम्बे रहता हूँ, यहाँ पे भी रोड बनती हैं, तो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि रोड बनाने का प्रोसीजर सेम है, बस ज़्यादा टफ टेरेन में। सही बोल रहा हूँ सर मैं? नहीं, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। ये जो रोड जो बनाई है हमने चिसुमले से डमचौक कनेक्ट करते हुए, जिसको आप उमलिंगला पास से थ्रू जा रही है, ये इस रोड में और जो नॉर्मल हम रोड प्लेन्स में देखते हैं उसमें जो कॉम्पोजिशन है उसमें बहुत फ़र्क है। लेकिन वो कॉम्पोजिशन में फ़र्क क्यों किया गया वो जानने के लिए पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि कॉम्पोजिशन में फ़र्क से क्या रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जिसलिए कॉम्पोजिशन चेंज करना पड़ा हमें। ये जो लोकेशन है जहाँ पे हम उमलिंगला के इस पर्टिकुलर माउंटेन पासेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो सॉइल है वो F3 ग्रेड की सॉइल है। अगर आप ग्रेड ऑफ सॉइल्स में चेक करते हैं तो इस ग्रेड की सॉइल में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा क्ले कंटेंट काफ़ी ज़्यादा और सैंड कंटेंट ज़्यादा है। रॉकी बोल्डर्स हैं, क्ले और सैंड मिक्स्ड हैं। हाँ। अभी क्ले और सैंड मिक्स्ड होने से क्या होता है, आप इमेजिन करके देखें, जैसे एक लेयर है यहाँ पे क्ले और सैंड मिक्स्ड है, हाँ। उस पर बारिश पड़ती है या स्नोफॉल होता है, और स्नोफॉल जमा रहता है काफ़ी टाइम तक, जैसा इस जगह की खासियत है। हाँ। फिर जब स्नो जब पिघलती है तो वो धीरे 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 करके पिघलती रहती है, 10 दिन 15 से 20 दिन वो पानी सारा डुलता है, वो पानी क्ले में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जैसा आपको पता है कि क्ले फूलती है एब्जॉर्ब, तो ये फूल जाता है। फिर जैसे जैसे सूरज निकलता है, जब गर्मी का टाइम आता है, तो वही पानी फिर इवेपोरेट होता है, फिर क्ले फिर से सूख जाती है, अकड़ जाती है। सो यू कैन यू विजुअलाइज दिस? आई कैन सर। तो मतलब ये सॉइल बढ़ती रहती है, और फिर घटती रहती है। हाँ। नाउ दिस प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं फ्रीजिंग एंड थॉइंग प्रोसेस। फ्रीजिंग एंड थॉइंग। फ्रीजिंग एंड थॉइंग मतलब पहले फ्रीज होके ये बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा, फिर जब पानी निकल गया तो ये बिल्कुल सिकुड़ जाएगी। अब वो सॉइल ऐसे ऐसे सिकुड़ जाती है। तो ये फ्रीजिंग एंड थॉइंग प्रोसेस जब एक नॉर्मल रोड पे अगर होती है तो उसकी जो टॉप लेयर है, जिसको हम बिटुमिनस लेयर कहते हैं, जहाँ पे जो एक अमूमन आम आदमी को काली लेयर जो दिखती है जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक ठीक बात, हाँ। बिटुमिनस लेयर, वो नीचे की लेयर की हिलने की वजह से इस लेयर पे क्रैक आ जाते हैं, हाँ। तो रोड टूट जाती है। अच्छा, ये रीज़न है रोड्स के टूटने का? हाँ। हाँ। तो चूंकि नीचे की जो बेस, एक्चुअली जब आप रोड बनाते हैं तो उसकी 3 मेन लेयर्स होती हैं। सबसे नीचे आपकी सब बेस लेयर होती है, फिर बेस लेयर होती है, फिर उस पर वेयरिंग कोट होता है जिस पे आपकी गाड़ियाँ चलती हैं, जो कि बिटुमेन का बनता है। तो अगर आम आदमी को लगता है कि खाली बिटुमेन लेयर है, उसके नीचे भी 3 लेयर्स होती हैं ये। तो अब वो जो नीचे की 3 लेयर्स हैं उन्हीं का सारा खेल है। चूंकि वो इतनी फ्रीजिंग थॉइंग होती है इन जगहों पे, जिसमें उमलिंगला की बात कर रहा हूँ, तो ये रोड टूट रही थी। ये हमने पहले एक्सपीरियंस किया इसमें। काफ़ी जगह रोड ऐसे ब्रेकअप हो रही थी। और ऊपर जहाँ मैं आपको टॉप 10 किलोमीटर की बात बताऊँ, दैट वाज द टफेस्ट लोकेशन, बिकॉज वहाँ तो स्नो, जैसे कि मैंने आपको बताया, 6 महीने स्नो ही जमी रहती थी। तो वहाँ पे नॉर्मल रोड की कॉम्पोजिशन काम नहीं कर सकती थी, और रोड्स की जो बिटुमिनस लेयर है वो क्रैक हो जाती। तो इसको डील करने के लिए हमको इस रोड को एक स्पेशल टेक्नोलॉजी दैट इज़ कॉल्ड नॉन फ्रॉस्ट ससेप्टेबल सब बेस, NFSSB। क्या है सर ये टेक्नोलॉजी? NFSSB, सही कह रहा हूँ सर मैं? यस, नॉन फ्रॉस्टिंग ससेप्टेबल सब बेस। नॉन फ्रॉस्ट ससेप्टेबल सब बेस। नाम से काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है सर, समझाइए क्या है ये? हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बाकी इस जगह की जो सॉइल है उसमें एक फ्रीजिंग थॉइंग का पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है। इसको कहते हैं कि इट गोज़ थ्रू थर्मल डिस्ट्रेस, बिकॉज क्या है, यहाँ पे नीचे की जो लेयर्स हैं वो फ्रोज़न रह जाती हैं,
ऊपर की लेयर जब भी धूप निकलती है उसकी वजह से उसकी जो फ्रोज़न आइस है वो पिघलती है। अब उसकी वजह से जो सिल्ट है वो कभी फूलती है और सिकुड़ती है, तो इस प्रोसेस को फ्रीजिंग थॉइंग कहते हैं। इससे जो इफेक्ट होता है हमारा बिटुमिनस पेमेंट पे, दैट इज़ कॉल्ड, उस पर एक थर्मल रिजीम, एक थर्मल डिस्ट्रेस पड़ता है, उसकी वजह से ऊपर का बिटुमिन जो लेयर है वो क्रैक हो सकता है। ठीक है। क्रैक होने का मतलब रोड खराब होगी, एंड देन वो धीरे धीरे रोड टूटनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि हमको अमूमन सड़कों पे कहीं, या जो सड़कें अच्छी क्वालिटी की नहीं बनी वो दिखती हैं, या कहीं आपको शहरों में दिखती हैं। तो हम चाहते थे कि ये रोड बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की हो, तो इसलिए हमने वो नॉर्मल कॉम्पोजिशन छोड़ के नया कॉम्पोजिशन लिया। इसमें चूंकि यहाँ की जो मिट्टी है इसमें सॉल्ट और ये सिल्ट और ये सैंड कंटेंट था, तो उसको हटा के नॉन फ्रॉस्ट ससेप्टेबल सब बेस में एक ही टाइप के फिक्स्ड ग्रैन्यूल्स एक लेयर में डाले गए 300 mm तक, 2 लेयर में। उसके ऊपर क्रश्ड स्टोन बेस, जो एक पर्टिकुलर टाइप का स्टोन होता है, उसको एक पर्टिकुलर 12.7 mm उसकी जो डायमीटर है, थिकनेस है, उस टाइप का क्रश करके सेकंड लेयर डाला गया। उससे क्या होता है, जो सिल्ट है नीचे की उसको कहीं से उठने और बैठने की जगह नहीं मिलती, कैपिलरी एक्शन रुक जाता है उसका। हमने उसको दबा दिया है। हाँ, हमने उसको दबा दिया, और कैपिलरी एक्शन जो एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को हमने वहाँ पे अवॉइड कर दिया, जिसकी वजह से उसकी जो फ्रीजिंग एंड थॉइंग प्रोसेस है वो रुक जाती है, और जो ऊपर का जो बिटुमिनस लेयर है उस पर वो डिस्ट्रेस नहीं आता, तो बिटुमिनस लेयर वैसी की वैसी रहती है। तो ये नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई इस ऑलमोस्ट टॉप 10-15 किलोमीटर्स में, ताकि जो एरिया बिल्कुल स्नोबाउंड रहता है, या जो बर्फ़ में दबा रहता है 5-6 महीने एक साल में, हर साल में 6 महीने वो स्नो में दबा रहता है वो एरिया, उसमें भी ऐसी थॉइंग प्रोसेस ना हो सके, और क्रैक नहीं आएगा, और क्रैक ना आए, और रोड अच्छी रहे, इसलिए। वाह सर, ये प्लानिंग का भी आंसर हुआ। जब मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या प्लानिंग की आप लोगों ने इस रोड को बनाने के लिए, तकरीबन 1 साल 1.5 साल की प्लानिंग की होगी सर? हाँ, आपका क्वेश्चन एक तरह से बिल्कुल सही भी है, और आई वुड से कि थोड़ा सा डिस्ग्रेस भी है, बिकॉज 1 साल 1.5 साल प्लानिंग आपको हर साल करनी है अगले समर में काम करने के लिए। सो इट इज़ अ ह्यूज प्लानिंग प्रोसेस। जैसा कि मैं इंटरव्यू से पहले आपके एक एसोसिएट उनसे भी बात कर रहा था, मैं बता रहा था कि जितना टीम वर्क एक बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में लगता है किसी रोड बनाने के लिए, दैट इज़ अ मार्वल टू सी एक्चुअली, बिकॉज राइट फ्रॉम जो बंदा ग्राउंड पे बिटुमिन डाल के काम कर रहा है, जो बंदा सुबह HMP ऑन कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट ला रहा है, वहाँ से लेकर जो राइट हेडक्वार्टर में प्लान कर रहा है, स्टोर वहाँ पहुँचा रहा है, उसकी प्लानिंग प्रोसेस भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है इस रोड को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और इसकी लद्दाख की पेक्युलरिटी ये है, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग सीजन बहुत लिमिटेड है, उसी तरह से लद्दाख के जो पासेज हैं वो बंद हो जाते हैं, तो यहाँ स्टोर लाने के लिए भी हमको वही 5-6 महीने मिलते हैं। तो अगर हमें इस महीने काम करना है समर्स में, तो उसकी प्लानिंग पिछले साल से शुरू हो जाती है, और पिछले साल से सामान वहाँ पहुँचा नहीं सकते, अगले साल ही पहुँचाना है, उसी साल पहुँचाना है। जो कि हम प्लान करते हैं बिल्कुल टाइम पे आए, और फिर वो टाइम पे साइट पे पहुँचे और वहाँ काम शुरू हो सके। तो प्लानिंग प्रोसेस वाज लाइक कि जो प्रोक्योरमेंट टीम थी वो अपना काम कर रही होती थी, जो कि हेडक्वार्टर्स में हमारे चीफ इंजीनियर्स काम कर रहे थे, और उसके बाद हमारे टास्क फोर्स कमांडर जो मैं खुद था, हम काम कर रहे थे। तो हमारी प्लानिंग प्रोसेस थी प्रोक्योरमेंट टीम्स को साइट पे स्टोर्स बिल्कुल करेक्ट टाइम पे पहुंचाने हैं। उसके बाद साइट पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने वो स्टोर को यूज़ करके साइट पे स्टोर को इस्तेमाल करना है। तो प्लानिंग प्रोसेस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ दिस रोड कंस्ट्रक्शन। मतलब इस रोड को बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो एक तो डिफेंस की मेंटालिटी प्लस आपका डिसिप्लिन, क्योंकि चीज़ें मिल जाती हैं, उसको प्रोक्योर करना इतना मुश्किल नहीं है, टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बहुत सारी, लेकिन डिसिप्लिन से अगर नहीं करेंगे तो वही प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर जाएगा, और डिले फैक्टर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको चाहिए था कि रोड को हमको ख़त्म करना है टाइम पे, तो उसके लिए हमको एवरी डे अगर हम नहीं काम कर पा रहे तो हम उतना डिले हो रहे थे, तो इसलिए हमको प्लानिंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम सही समय पे अपना काम ख़त्म कर सकें। सर, अब जो सेगमेंट हमारा आ रहा है वो उस सेगमेंट को कहते हैं JK सुपर अचीवर्स मोमेंट। इस सेगमेंट में मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा कि ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई किस्सा, ऐसा कोई मिशन जो आप लोग अकम्प्लिश करने निकले, बहुत डिफिकल्ट हुआ, और ख़त्म करने के बाद आप लोग इमोशनल हो गए कि यार ये हम लोगों ने कुछ ब्रिलियंट कर दिया, ये कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दिया है। ऐसा कोई मोमेंट बताएं सर मुझे। आपने एक बहुत ही ऐसा मोमेंट पूछ लिया जिसको बताते हुए मुझे बहुत प्राउड फील होगा कि 2021 में जब ये रोड बन के ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, एंड वीवर इसको फिनिशिंग टचेस जब हम दे रहे थे, उस दौरान 15 अगस्त 2021 आया, और उस दौरान हमारे जो डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, जिनकी लीडरशिप की वजह से आज ये सब संभव हुआ है, उनके थ्रू भी ये आइडिया है कि क्यों ना हम अभी जबकि रोड ख़त्म हो गई है तो इस रोड पे भारत का तिरंगा फहराया जाए उमलिंगला पास पे।
तो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था ये। तो उस दिन हमने तैयारी की और एज लक वुड हैव इट, मेरे जो चीफ इंजीनियर्स हैं उस टाइम, जो चीफ इंजीनियर थे ब्रिगेडियर अरविंदर सिंह, वो भी लेह से वहाँ पे साइट पे आए उस दिन। और वेदर सुबह तक बहुत ख़राब था, तो हमको लग नहीं रहा था कि ऊपर जाके हम ऐसा कर पाएंगे। बट जैसे हम साइट पे पहुँचना, बेस पे पहुँचना शुरू हुए, और उसके बाद करीब सुबह 8:30-9 बजे हमने ऊपर चढ़ना शुरू किया। सो एज़ जैसे कहते हैं कि जब आप कोई अच्छा काम करने लगते हैं तो कुदरत की सारी पावर्स भी आपके साथ उसको हेल्प करने लगती हैं। तो बिल्कुल उसका उत्कृष्ट नमूना कि जब तक मैं ऊपर पहुंचा, करीब 10:30-11 का टाइम था, और हमारी टीम सुबह से वहाँ पर थी, तब तक हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो 11-11:30 तक वहाँ पहुँचे, और जब हमें टाइम आया वहाँ पे तिरंगा लहराने का, तो अचानक ही मतलब थोड़ा अच्छा मौसम हो गया, थोड़ी सी धूप निकल गई, और मैं चीफ इंजीनियर साहब के साथ खड़ा था। और वो दिन था 15 अगस्त 2021 का, जब हमने वहाँ पे एक अलग से एक फ्लैग स्टैंड बनाया। और वो दिन पहली बार 19,024 फीट पे भारत का तिरंगा लहराया गया, पहली बार। हाँ। और जब भारत का तिरंगा ऊपर चढ़ा, तो वो हमारी पूरी टीम के लिए इतना इमोशनल मोमेंट था। मतलब एवरीबडी हैड टीयर्स इन द आइज। हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था, और हम सब की आंखों में आंसू थे कि एटलीस्ट आज वो दिन आया जब भारत का तिरंगा हमने वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड पे लहरा दिया। बिकॉज हमको सबको दिल में पता था कि ये रोड दुनिया की सबसे ऊंची रोड है, इससे ऊंची कोई जगह नहीं है अभी। उस समय हमको गिनीज रिकॉर्ड नहीं मिला था, बट हमें पता था उसमें। तो वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट था और सबसे इमोशनल मोमेंट था, मेरे लिए भी, चीफ इंजीनियर साहब के लिए भी, और DGBR साहब के लिए भी। हम सब के लिए सबसे इमोशनल मोमेंट था। और हमें बहुत अच्छा उस दिन लगा कि 19,000 फीट पे तिरंगा जब ऊपर लहरा और हमने उसको सैल्यूट किया, तो वो हाथ लिंक मेरे लिए सही मायनों में उस दिन भारत माता की जय थी। सर हाथ मिलाना चाहूँगा सर आपसे, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है सर ये, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि उमलिंगला पास की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, डिफेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एनिमीज से के सामने प्रोटेक्शन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो क्या होगा सर? इनिशियली जो ये लोकेशंस हमने कनेक्ट की, इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जब ये रोड नहीं थी, तब यहाँ पे 2 से 3 दिन का समय लगा करता था। अभी वही टाइम कट के इस रोड की वजह से 3 से 4 घंटे में तब्दील हो गया है। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर कभी भी भारत को ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी जो भी सैन्य सेवाएं वहाँ पे लगी हैं, उनको अपनी रसद ले जाना है, साजो सामान ले जाना है, उसके लिए टाइम की कमी बहुत ज़्यादा कम होगी अभी, और उतने ही कम टाइम में रिएक्ट करके जो हमारी सेनाएं हैं वो आगे पहुँच सकती हैं। करेक्ट। बिकॉज रोड्स हैं तो कनेक्टिविटी अच्छी है। बिकॉज हम पिछले समय में ऐसी सिचुएशन से डील कर चुके हैं जब अच्छी रोड्स की वजह से सैन्य सेनाएं सही समय पर ना पहुंच पाई। तो आज वो सिचुएशन बिल्कुल नहीं आएगी, और आज हमारी सेना सेवाएं बिल्कुल तैयार रहेंगी अगर ऐसी ज़रूरत कभी पड़ती है तो, इन रोड्स की वजह से। रोड्स की प्रॉब्लम को हमने एलिमिनेट कर दिया है सर। सर जब आप यहाँ ये चीज़ उमलिंगला पास बनाने पहुँचे होंगे, जब ये पूरा कंस्ट्रक्शन करने पहुँचे होंगे, वहाँ पहुँचना ही मुश्किल होगा सर। अब इंसान तो चलिए किसी तरह पहुँच जाएगा, पर मशीन्स तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं सर। मशीन्स एक तो किस तरह की आप यूज़ कर रहे थे, मशीन्स पे क्या इम्पैक्ट आता है ऐसे टफ टेरेन के अंदर, और वहाँ तक पहुँचे कैसे सर, मशीन्स लेके जाते कैसे थे? बिल्कुल, ये मैं आपका सवाल मैं 2 भाग में आंसर करूँगा। सबसे पहले आपने पूछा कि किस तरह की मशीन्स यूज़ करते हैं और मशीन्स पे क्या इफेक्ट होता है, पहले मैं इसका जवाब दूंगा। मशीन्स जो होती हैं हमको ना 2-3 अलग अलग पार्ट्स में यूज़ करनी पड़ती हैं। सबसे पहली वो मशीन्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि जैसे बैरन माउंटेन है, उसको काट के हमको एक फॉर्मेशन कटिंग एक एक्टिविटी होती है वो करनी पड़ती है, जिससे एक बेसिक लेयर उसकी बनती है, जिसकी हम टेक्निकल लैंग्वेज में उसको RSTC भी कहते हैं, रेकी सर्वे एंड ट्रेस कट, कि खाली ट्रेस कटिंग करके ट्रैक बन गया, ताकि हमको ये पता चल जाता है कि रोड यहाँ से जानी है, एक बन गया रोड को। हाँ, एक रोड बन गई। उसके लिए सबसे ज़रूरी होते हैं हमारे डोजर्स, और हमारे पास एक्सकेवेटर्स, बहुत बड़े बड़े एक्सकेवेटर्स होते हैं। EX200 आजकल BRO लेटेस्ट यूज़ कर रही है, और उससे भी बड़ी आजकल DS400 मशीन्स आ रही हैं, वो यूज़ कर रही हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीन्स हैं वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है ताकि इन माउंटेन्स को काटा जा सके। सर एक्सकेवेटर का काम क्या होता है? एक्सकेवेटर का काम है कि पहाड़ों को काटना, हाँ, और उनसे जो मिट्टी है वो हटा देना। हाँ। और डोजर का काम, उसको डोजर ऐसा ब्लेड है, हाँ, उसका आगे ब्लेड होता है, तो वो ब्लेड से उसको रोड को थोड़ा ठीक करता है, लेवल कर देता है, हाँ, और मिट्टी हटाता भी है। एक्सकेवेटर के आगे बकेट होती है, तो वो बकेट से मिट्टी उठा के उसको डंपर में डाल भी सकता है। बिकॉज जो भी मिट्टी या रोड हम काटते हैं, एज पर एनवायरमेंटल नॉर्म्स हमको मिट्टी नीचे नहीं डालनी, हमको उठा के दूसरी जगह ले जानी होती है। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन काम करते हुए इन एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस को भी पूरी तरह से फॉलो करता है। अच्छा। तो जितनी भी रोड की मिट्टी कट रही जो यूज़ होनी है, कोई भी मिट्टी साइड पे नहीं पड़ी, उसको उठा के हमारे डंपिंग यार्ड्स होते हैं वहाँ ले जाया जाता है। तो उसके लिए फिर डंपर्स भी इस्तेमाल होते हैं, ताकि जो भी एक्सेस मिट्टी है वहाँ की जो इकोलॉजी है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। रोड जितनी कटी उतनी ही रखी हो, और बाकी मिट्टी को
डंप यार्ड्स में डाला जाता है। सीखने वाली बात है हम सबके लिए। हम कचरा नहीं फेंक पा रहे हैं डस्टबिन के अंदर, यहाँ मिट्टी इतना स्ट्रक्चर है जो हम सही जगह डंप करें। थैंक यू सर। बता रहे थे सर आप। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इंसान पे फ़र्क पड़ रहा था, जो मैं आपको बता रहा था कि इंसान की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, तो वहाँ की नेचर ऐसी अनफॉरगिविंग है कि इंसान तो इंसान, मशीनरी पे भी उतना ही इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, मशीन भी फुल एफिशिएंटली काम नहीं कर सकती? मशीन भी अपनी ऑलमोस्ट 50-40% एफिशिएंसी पर ही काम करती है, हाँ। क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। हाँ। जैसे कि आपको पता है किसी भी मशीन को काम करने के लिए फ्यूल कंबशन चाहिए। Correct. फ्यूल बर्न होता है, हाँ। तब उसके बाद उस मशीन में पावर आती है और चलता है। हाँ। फ्यूल कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। उस हाइट पे ऑक्सीजन की कमी है, 40% ही ऑक्सीजन है। हाँ। तो फ्यूल भी ढंग से बर्न नहीं हो पाता, फ्यूल भी कम बर्न होता है, बाकी वेस्ट होता है। हाँ। तो जो इंजन की एफिशिएंसी कम होती है और मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो मतलब ये कहें कि अगर एक डोजर यहाँ 100 क्यूबिक मीटर काम कर पाएगा, तो वहाँ वो 40 ही काम कर पाएगा, उसकी एफिशिएंसी भी कम होती है। जितनी आउटपुट यहाँ मशीन देती है उसकी 40% उस हाइट पर देती है, तो आपकी एफिशिएंसी उससे भी कम हो रही है, तो आपको उतना ही काम करने के लिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। सेकेंडली, उतने हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, टेम्परेचर, स्नो, पानी, उसकी वजह से जो मेटल है वो ज़्यादा ब्रिटल होता है। करेक्ट। वियर एंड टियर ज़्यादा होता है, मशीन्स में ज़्यादा ब्रेकेज होती है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज अगर मशीन्स हमारी फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन हो रही थी तो हमारा टाइम डिले होता था। बिकॉज उस हाइट पे आप ये समझिए कि अगर एक होस पाइप भी ब्रेक हो गया, तो होस पाइप नीचे से लेके जाना है, फिर एक टीम ने जाना है, फिर वहाँ रिपेयर करना है, फिर टीम ने वापस आना है, तब तक काम रुका हुआ है। तो ये चीज़ जब मैंने देखी तो हमने कहा इस तरह से हमारा काम नहीं चलेगा। सो हमने फिर वहाँ पे जहाँ जहाँ काम चल रहा था, हमारे फॉरवर्ड रिपेयर डेट्स वहाँ बनते थे, वर्कशॉप हमारे साथ एसोसिएटेड होती हैं, तो वर्कशॉप भी का एक बहुत ही मेजर इसमें कंट्रीब्यूशन था कि उनके फॉरवर्ड रिपेयर डेट्स जहाँ काम चल रहा था उसके आसपास ही होते थे, ताकि अगर कोई रिपेयर होता है, जो नॉर्मल फास्ट मूविंग स्पेयर्स होते थे वर्कशॉप्स अपने पास रखती थी, और ऐसी कोई रिपेयर तो कम से कम टाइम में उस इक्विपमेंट को रिपेयर करके उसको दोबारा से सर्विसेबल किया जाता था, ताकि कम से कम टाइम में काम दोबारा रिज्यूम किया जा सके। बिकॉज जितने ज़्यादा टाइम मशीनरी ख़राब है, उतने ही ज़्यादा टाइम हम अपने टारगेट से पीछे जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट रहता है। सिंपल लैंग्वेज में समझूं तो हमने ऑलरेडी गैरेज तैयार किया हुआ था कि कभी भी कोई दिक्कत आ जाए हम तैयार बैठे हैं, आप ले आओ, हम सही कर देंगे। बिल्कुल, वो एक फॉरवर्ड गैरेज हमने हर टीम के साथ आगे भेजा हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ, जहाँ पूछा था एक्सेसिबिलिटी का। ये एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो हमें वहाँ शुरू में बहुत ज़्यादा फेस हो रहा था। अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं रोड को एक साइड से ही काटता जाता और सोचता कि हाँ मैं बिल्कुल एंड तक पहुंच जाऊंगा, तो शायद आज तक रोड ख़त्म नहीं होती। अच्छा, हो ही नहीं सकता, हो नहीं पाता शायद। तो इसके लिए हमको प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज रोड में जगह कम थी, और इसमें जो डिप्लॉयमेंट स्पेस चाहिए इतने सारे, बिकॉज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने सब कुछ करके हमको रिसोर्सेज ढेर सारे हमको मिल गए, हमने सारे रिसोर्सेज पुल इन कर दिए, बट जगह उतनी है, पहाड़ कटेगा, फॉर्मेशन कटेगी, उसका बेस बनेगा, तभी बिटवीन लेयर होगी, बट मैं वेट नहीं कर सकता कि मैं धीरे धीरे एक के पीछे काम करूं। तो हमने साइमल्टेनियस काम करना शुरू किया। उसके लिए हमने मल्टीपल अटैक पॉइंट्स बनाए, यानी इसी रोड को हमने एक सुमले साइड से काम करना शुरू किया, और दूसरी टीम हमारी पहाड़ के नीचे से एक दूसरा रूट काट के दूसरी साइड की उसने वहाँ से काम करना शुरू किया। तो अब मेरे को 2 डेट्स कवर करने थे। फिर जो टॉप मोस्ट पोर्शन था, जो सबसे डिफिकल्ट था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस पोर्शन को भी हमने 2-3 पोर्शंस में बांटा। 20 से 30 किलोमीटर के बीच में एक अलग टीम काम कर रही थी, 25 से 27 किलोमीटर में अलग काम कर रही थी, और 28 से 33 किलोमीटर का टीम अलग काम कर रही थी। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मेरी 4 से 5 टीम इस रोड पे साइमल्टेनियसली काम कर रही होती थी। तो सारी टीम्स को मैं मॉनिटर कर रहे होते थे हम टीम कि जो बेस टीम है उसको भी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, 25 से 30 पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, 27 पे, 28 पे और अगली साइड पे। तब जाके सारी टीम्स एक साथ काम करती, तब हर जगह से अलग अलग प्रोग्रेस लेके हमको एक सब्सटेंशियल प्रोग्रेस दिन, महीने और साल में मिलती थी, ऐसा करके। वाह सर, जब आपने मशीन की मेंटेनेंस के बारे में बात की, मशीन की मेंटेनेंस के लिए आपने ऑलरेडी प्लान करके गैरेजेस बनाए, सर रोड बनाने के बाद रोड वहाँ मेंटेन करना भी तो पड़ता होगा, रोड छोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि बहुत कुछ वहाँ पे होता है, जिस तरह का क्लाइमेट है। रोड कैसे मेंटेन कर रहे हैं सर हम लोग? अभी आज की डेट में जैसे हमने ये रोड बना दी है, तो इसको मेंटेन करने के लिए और इसकी रख रखाव करने के लिए वहाँ पे पहले एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। अभी इस एरिया की इम्पोर्टेंस को देखते हुए वहाँ पे एक और नई भी टास्क फोर्स आ गई है, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन विमेन एम्पावरमेंट में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और मेरे को बहुत ही गर्व महसूस होता है ये बताते हुए कि आज मैं उस जगह पे एक विमेन ऑफिसर हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग ऑफिसर, जिसको हम टास्क फोर्स कमांडर बोलते हैं, जिस अपॉइंट पे जैसे मैं था। तो अभी कर्नल पोनुंग डोमिंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश की पहली विमेन ऑफिसर हैं जो कर्नल हैं, वो वहाँ पे कमांड कर रही हैं, और उनके अंतर्गत ये
बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की जो रोड है ये मेंटेन हो रही है और आगे मेंटेन होती रहेगी। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बीआरओ ने ऐसा काम किया है कि अब वहाँ पे पहली फीमेल कमांडिंग ऑफिसर वहाँ पे हैं जो उसको कमांड करी हैं सर। बहुत मतलब विमेन एम्पावरमेंट में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी विमेन लेडी ऑफिसर्स कमीशन हो रही हैं उनको फुल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप टफेस्ट से टफेस्ट लोकेशन में जाके भी जो सबसे अच्छे से अच्छा काम है आप कर सकते हैं। इतनी इतनी मेहनत करने के बाद, इतना इतना काम करने के बाद शाम को 5 बजे आप लोग वापस आते थे, 3-4 बजे वापस आते थे। कभी ऐसा हुआ सर कि कोई दिन कि आप लोग आए और अगले दिन पहुँचे और कुदरत की वजह से आपका कोई काम ख़राब हो गया हो? ऐसा कभी हुआ सर? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, बिकॉज एस्ट्रेज कुदरत एंड नेचर वहाँ पे बहुत टफ है, तो कभी कभी कुदरत आपको ना ज़्यादा काम कराने के लिए आई थिंक ऐसा कर देती है। तो बहुत से ऐसे इंसिडेंट होते थे कई बार, स्पेशली ये जो टाइम है अक्टूबर नवंबर का जब वेदर ज़्यादा ख़राब होने लगता है उस टाइम एक दो बार ऐसे इंसिडेंट होते थे। लाइक ये रोड्स में बहुत बड़ी पेक्युलरिटी ये है कि जैसे हम नॉर्मल प्लेन्स में रोड देखते हैं खाली रोड बनी होती है, बट इन जगहों पे जब पहाड़ों पे रोड बनती है तो इट इज़ नॉट ओनली द रोड, बीच में आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे नाले नदी स्ट्रीम्स होते हैं जिसके ऊपर से रोड जाती है। तो उसको क्रॉस करने के लिए हमको कल्वर्ट्स बनाने पड़ते हैं, जिसके जो आप उसको समझ सकते हैं कि छोटा ब्रिज जो कि 6 मीटर छोटा ब्रिज आप मान लें, छोटा ब्रिज मान लें, उसको हम कल्वर्ट्स कहते हैं। वो ब्रिज बनता है कंक्रीट का, उसके थ्रू ही फिर आप उस नाले को फिर आगे दोबारा रोड बनती है। ऐसे बहुत सारे ब्रिजेस बने होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो माउंटेन साइड है उसको रोकने के लिए हम बहुत सारी ब्रेस्ट वॉल बनाते हैं जो कि दीवार होती है जो कि थोड़ी टिकी होती है रोड पे, वो भी बहुत ज़रूरी है ताकि माउंटेन साइड स्टिल रहे। ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको एक रोड में परमानेंट वर्क्स का नाम दिया जाता है। तो काफ़ी बार अक्टूबर में एक बार ऐसा हुआ था कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक नाला था जो काफ़ी दिन से जिसमें से पानी बह रहा था, उसको काफ़ी दिन से हम कलवर्ट बना नहीं पा रहे थे बिकॉज पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता था। तो उसका हमने एक कलवर्ट बनाया था जो कि ऑलमोस्ट किलोमीटर 9.5 पे था। और जब वो कलवर्ट बना तो हमारे लिए एक बहुत ही मेजर अचीवमेंट थी कि चलो अच्छा बन गया, बिकॉज वो काफ़ी लेंदी भी था, काफ़ी डेप्थ थी और मुश्किल और था। तो ये ऑलमोस्ट अक्टूबर की बात है कि जब हम बना के उसको कंप्लीट करके आ गए थे, एंड ऑलमोस्ट एक वीक के बाद काफ़ी एक सडन हफ्ते 10 दिन का काफ़ी बैड वेदर हुआ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो गई और स्नोफॉल भी हो गई थी। तो उस दौरान काम नहीं हुआ, और काम करके जब हम गए तो उसके बाद ये कलवर्ट का जो एक पोर्शन था वो काफ़ी डैमेज हो गया था, बिकॉज वो बिल्कुल फ्रेश था, अभी इसमें पूरी क्योरिंग नहीं हो पाई थी। तो उससे हमको काफ़ी दुख हुआ एंड काफ़ी सेटबैक हो गया था, बिकॉज हमें फिर पूरा कलवर्ट तोड़ के दोबारा करना पड़ा, बिकॉज अगर ज़रा भी इसमें चेंजेस आ जाएँ तो उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने पूरा हटा के फिर उसको दोबारा किया, तो उससे काफ़ी 8-10-15 दिन का डिले में होता है। तो ऐसे इंसिडेंट्स आ जाते हैं बीच में, बट फिर भी हम अगर ऐसा कोई डिले होता है तो हम डबल जोश का दोबारा लग जाते हैं, एक और टीम लगा के ठीक है इस काम को भी करना है और जो काम चल रहा है उसको तो करना ही करना है, बट काम को डिले नहीं होने देना कैसे भी। कभी ऐसा होता था सर कि साल भर बाद अब आप 6 महीने के लिए छोड़ गए, कि 6 महीने बाद पहुँचे तो पीछे चली गई ये बात, प्रोग्रेस कम हो गई है, कुछ ऐसा होता था? ऐसा कभी ऐसा खास हुआ नहीं, बिकॉज जितना हमने काम किया वो हमने पूरा स्ट्रक्चरल वैल्यू अच्छे क्वालिटी के साथ किया, तो जो बना दिया वो बिल्कुल तगड़ा बना दिया। अब जो 6 महीने सर आप लोग उसको चेक ही नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते थे कि वहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे कोई रहता था 6 महीने के लिए? नहीं ऐसा नहीं है। जब आप हम काम कर देते हैं तो अभी जैसे रोड वहाँ बन गई है, तो जब भी वहाँ पे स्नोफॉल होता है तो उसकी स्नो क्लियरेंस होती रहती है। अच्छा। और उसको रोड को हम क्लियर रखते हैं, जो कि आर्मी पार्लेंस में उसको हम कहते हैं कि रोड को ग्रीन रखते हैं हम, ग्रीन रखते ताकि वो रोड पे आवाजाही चलती रहे। जो भी टूरिस्ट की गाड़ियां हैं अगर जाना चाहती हैं या सैन्य की आवाजाही जाना चाहती है वो आवाजाही जाती रहती है। रोड को हम रेड नहीं होने देते। वो हार्डली एक दिन, जैसे कि दिन बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होगी उस दिन रेड रहेगी, फिर अगले दिन फिर हम क्लियर करेंगे। तो उस दौरान जो मेंटेनेंस टीम है उसका काम यही होता है कि वो चेक करते रहते हैं कि भाई रोड में कहीं ज़्यादा स्नो होगी उसको ठीक करना है, या कहीं पर ड्रेनेज ब्लॉक हो रही है उसको क्लियर करना है, या कहीं का ब्रेस्ट वॉल्स की रिपेयर करनी है, वो सब मेंटेनेंस टीम करती रहती है वो सारा काम। जब रोड स्टार्ट नहीं हुई थी सर, जब रोड को ग्रीन फ्लैग नहीं मिला था कि अभी ये आज से आवाजाही शुरू रहेगी, तब भी जब आप लोग 6 महीने नीचे थे तो मेंटेनेंस टीम ऊपर रहती थी? नहीं, तब ऊपर नहीं रह पाती थी, बिकॉज ऊपर तब सिचुएशन बहुत टफ हो जाती है। और स्नो करीब 10-12 फीट की भी स्नो हो जाती है, तो उस दौरान ऊपर बहुत मुश्किल होता था रहना। उस टाइम कोई टीम ऊपर नहीं रह पाती थी। तो उस टाइम आप कभी आ गए वापस, और अब नेक्स्ट ईयर जब वापस गए 6 महीने बाद, तो काम जैसा आप करके गए थे वैसा का वैसा ही मिलता था? हाँ, वैसा का वैसे ही मिलता था। तो ये तो एक तरह से टेस्ट भी हो गया सर। हाँ, ये टेस्ट भी हमारे साथ हो जाता था। हाँ, हर साल के बाद कि जो बना है वो पक्का बना, क्योंकि स्नोफॉल तो हर साल होनी ही है। स्नोफॉल तो हर साल होगी, और इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो न्यू टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई वो इसलिए इस्तेमाल की गई क्योंकि ये जगह ही ऐसी है कि अगर आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करें तो शायद वो रोड उस टाइम ऑफ जो उसका जो नेचर का जो इसमें ग्रीवेंस है उसको शायद सह ना पाए। तो इसलिए इसमें न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। इनफैक्ट जो कंक्रीट वर्क यहाँ पे किया गया
जैसे मैं आपको जो बता रहा था, जो भी कल्वर्ट्स बनाए जाए या रिटेनिंग वॉल और जो ब्रेस्ट वॉल बनाएगी, नॉर्मल कंक्रीट का जो सेटिंग टाइम है वो 21 दिन तक क्यूरिंग करनी पड़ती है, तब होता है। वो भी यहाँ पॉसिबल नहीं था बिकॉज किसी किसी दिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो उसको फास्ट करने के लिए यहाँ पे हमने एक स्पेशल कंपाउंड्स यूज़ किए जिसका नाम होता है क्विक सेटिंग कंपाउंड। मतलब उससे जो कंक्रीट का जो सेटिंग टाइम है वो कम हो जाता है, कंक्रीट जल्दी हार्डन होता है और कम पानी लेके ज़्यादा अच्छी क्यूरिंग हो जाती है उसकी। तो ऐसे भी हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की ताकि जो कंक्रीट वर्क है वो कम समय में अपनी स्ट्रेंथ पूरी गेन कर पाए। सर जितनी बार भी मैं पॉडकास्ट करता हूँ, हर बार मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, अचंभित हो जाता हूँ, क्योंकि जिस तरह का काम हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, जिस तरह का काम हमारी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं सर, ये सिंपली मैं बोलने के लिए आइकॉनिक बोल देता हूँ, बहुत आसानी से आइकॉनिक बोल देता हूँ, अनबिलीवेबल बोल देता हूँ। मैं इन कंडीशंस को कभी जीऊँगा नहीं, मैं इन कंडीशंस में कभी जाऊँगा नहीं, पर जिस तरह का काम सर आप कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है और लोग कर रहे हैं सर, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट जेके सुपर सीमेंट की तरफ से, हम सब की तरफ से मैं हज़ारों बार करोड़ों बार भी आपका शुक्रिया करूँगा तो सर काफ़ी नहीं होगा सर। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग जेके सुपर पॉडकास्ट विद अस सर, इट्स बीन एन ऑनर सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने इतनी अच्छी एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें आप देश के इंजीनियरिंग मावल्स और स्पेशली जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ऐसे अमेजिंग टास्क जो कर रहे हैं हमारी लीडरशिप के गाइडेंस में, आप उनको कवर कर रहे हैं। और मैं साथ ही इसमें हमारे जो डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी और अपनी पूरी टीम, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि सबके टीम वर्क की वजह से ये संभव हो पाया है। और मैं आपकी टीम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक जितने भी वीडियोज़ या पॉडकास्ट हम देखते हैं सब में रियल हीरोज़ को कवर किया जाता है, ठीक है, फिल्मी हीरोज़, रियल हीरोज़ को। बट आपके पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है दैट आप रियल हीरोज़ को कवर कर रहे हैं जी सर, जो नेशन के हैं। तो मेरी तरफ से आपको इसके लिए बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स और आपकी टीम को और सबको इसके लिए बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। जय हिंद सर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जेके सुपर सीमेंट पॉडकास्ट।